आप सभी को नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और इस अवसर पर मैं पूरे शिक्षक समाज को और अपने गुरुवरों को, जिनसे भी मैंने शिक्षा प्राप्त की है, उनको मैं अपना सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों के बाद फेसबुक लाइव आने का प्रयास किया है। शिक्षक को इसीलिए चुप नहीं रह पाता हूँ। आज जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले, बिहार सरकार के सूचना प्रसारण विभाग के द्वारा एक शेयर किए गए यूट्यूब लिंक को मैंने जब खोला तो उसमें बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, जो ये भी कह रहे थे कि उनके बगल में शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक जी भी बैठे थे, वो दिखाई नहीं दिए उस लिंक पे, यूट्यूब लिंक पे वो बैठे थे। तो आमिर सुबहानी जी, जो अभी विगत 3-4 दिनों से जो बिहार सरकार ने बिहार शिक्षक बहाली नियमावली 2023 में जो संशोधन किया है नया, कि यहाँ की बहाली को, शिक्षक बहाली को, जो कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जानी है, को पूरे भारतवर्ष के लिए ओपन कर दिया है। तो सबसे पहले मैं इस पर अपना मत रख दूं कि भारतवर्ष के लिए जो इस बहाली को खोला गया है, तो मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि कोई भी जो राज्य है, वो जो देश है, वो राज्यों का संघ है। और जैसा कि उस वीडियो में आमिर सुबहानी जी ने जो अपना तर्क रखा कि संविधान के अनुच्छेद 16B के तहत किसी भी राज्य के द्वारा लिंग के आधार पे, निवास स्थान के आधार पे अपने यहाँ की नियुक्ति प्रक्रिया को गलत ठहराया नहीं जा सकता है, उसे अपने राज्य के लिए संकुचित नहीं किया जा सकता है। यह संविधान के 16B में उल्लेखित है। आपको याद होगा कि अभी थोड़े दिन ही पहले जो झारखंड सरकार के द्वारा टीजीटी और पीजीटी की बहाली आई थी, जिसमें उन्होंने वहाँ की सरकार ने दिमाग लगा करके कि ताकि हमारे राज्य तक ही यह बहाली सीमित रहे, तो उन्होंने वहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैट्रिक और इंटर, जो कि झारखंड से ही हो, ऐसा प्रावधान रखा था ताकि दूसरे राज्य के लोग ना आ सके। लेकिन क्योंकि यह सही बात है कि संविधान में के अनुच्छेद के 16B में लिखा गया है कि निवास स्थान के आधार पे आप किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में अगर किसी अभ्यर्थी के पास एलिजिबिलिटी है तो उसे राज्यों के अंदर में बांधे नहीं रख सकते हैं। इसी आधार पे झारखंड सरकार के खिलाफ बच्चे हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में ने आदेश दिया और पूरे झारखंड सरकार के टीजीटी और पीजीटी की बहाली को फिर से नया उसका विज्ञापन निकालना पड़ा, जिसमें उसने सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को अब उनके यहाँ जाने का, फॉर्म भरने का अवसर दिया। तो बिहार सरकार का जो यह संशोधन है, ताकि यहाँ की जो शिक्षक बहाली है वो सभी राज्यों के लिए खोल दी गई है, तो यह न्याय संगत प्रक्रिया है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चे का विद्रोह जो हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक कारण हैं, ठीक है, लेकिन यह जो संशोधन है वो गलत नहीं है। बिहार एक गरीब राज्य है, रोजगार की कमी है, सभी बच्चे विभिन्न तैयारियों में लगे रहते हैं। यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, भले सरकार कुछ भी कहे, पब्लिक खुद जानती है कि वो यहाँ पे इंटर और स्नातक और प्रास्नातक, यानी कि इंटर, बीए और एमए, बीएससी, एमएससी, सब बीकॉम, एमकॉम में कितनी ईमानदारी से क्लासेस चलती हैं और कितने बच्चे अपने स्नातक के विषय के जानकार हैं या प्रास्नातक के सब जानकार हैं। तो एक बेरोजगार का एक समूह है, वो एक तरीका तैयारी करता है, उसमें सिलेक्शन नहीं होता है और बीएड एक करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है, तो उनके अंदर का जो डर है वही बाहर प्रदर्शन के रूप में दिख रहा है। लेकिन संविधान के नियम के अनुसार आप किसी भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को, जो कि आपके यहाँ के राज्य की जो बहाली आई है उसने जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की है, उसको अगर वो पूरा करते हो तो दूसरे राज्यों को रोक नहीं कर सकते।
तो यहाँ बेरोजगारी के कारण बहुत दिनों के बाद ये बहाली आई है 2014 के बाद। धीरे धीरे प्रक्रिया, नियोजन की प्रक्रिया चली है हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ पे एक नियोजन शब्द है। आवाज़ मेरी सही आ रही होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नियोजन प्रक्रिया से अभी तक की बहाली आई है, और नई नियम आई है जो बिहार सरकार की शिक्षक बहाली नियमावली 2023, उसमें एक ऐसा कहा गया है कि पूर्व के जो भी नियमावली थे, शिक्षक भर्ती नियमावली, उनके तहत अब बहाली नहीं होगी। और पूरे विचार विमर्श के बाद, बहुत मेहनत के बाद बिहार सरकार के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, यानी कि जो सचिव हैं, शिक्षाविद हैं, उनकी मदद से एक महान बिहार शिक्षक बहाली नियमावली 2023 का निर्माण किया गया। जिस महान शिक्षक बहाली नियमावली में इतने समर्पण भाव से नियमों का निर्धारण हुआ कि अभी आने के बाद जो बहाली आई है, सर आवाज़ ठीक आ रही है, थैंक यू रविशंकर। तो इसमें क्या है कि इतनी महान शिक्षक भर्ती नियमावली बनाई गई है कि उसमें अभी तक 7 और 8 संशोधन करने पड़ गए। तो मैं फिर से आता हूँ जिस वीडियो की मैंने शुरुआत की थी, इस वीडियो की लाइव की, कि आज बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी ने प्रेस वार्ता की अभी थोड़ी देर, 1 घंटे पहले, जिसका लिंक बिहार सरकार के ही सूचना प्रसारण विभाग के द्वारा साझा किया गया है। उसको मैंने खोला, उसमें देखा, उन्होंने तर्क रखा संविधान के अनुच्छेद 16B के तहत हम किसी भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अपने यहाँ की भर्ती बहाली में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते हैं, और यह सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारे राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री, जो कि जंतु विज्ञान के प्रोफेसर भी हैं, अभी कॉलेज नहीं जाते हैं क्योंकि 2 जगह काम नहीं कर सकता है आदमी, तो उन्होंने कुछ दिन पहले, जो कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जिसमें बच्चे नाराज़ हैं और दिल से आहत हैं कि हम इस बहाली को इसलिए ओपन कर दिए ताकि बाहर से टैलेंटेड बच्चे आ सके। तो ठीक है, ये वर्ड आपने कहते हुए आपके शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार को थोड़ी शर्म नहीं आई होगी कि आपकी सरकार 2005 के बाद से है, आप ही की सरकार अगर माने तो आपको यह कहना पड़ रहा है कि हम इसलिए भर्ती ओपन कर रहे हैं ताकि बिहार के बाहर से भी जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो अच्छा शिक्षण कार्य कर सके, उनके लिए ओपन हम कर रहे हैं। ठीक है, यही कहें? ठीक है। तो इसमें आपने अपने विभाग और अपने व्यवस्था को ही तमाचा मारा है, यानी कि 2005 से 15 साल और आज 15-3-18 साल में आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि आपने ये तर्क रखा कि हम टैलेंटेड लोगों को लाने के लिए इस भर्ती को बाहर के राज्यों के लिए भी ओपन किए हैं, जो कि बाहर के राज्यों को रोका नहीं जा सकता है नियम कानून के तहत। लेकिन ये जो तर्क देना टैलेंटेड लोग के लिए, ये आप लोग के शर्म की बात होनी चाहिए। फिर आगे उसी वीडियो में बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी ने यह तर्क रखा कि बिहार के बच्चे से डरे नहीं और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले जो बहाली आई थी 2012 में, तो उसमें कुल पद जो थे, शिक्षक के कुल जो पद थे, वो 1,68,000 थे। ठीक है, 1,68,000 थे, जिसमें बाहरी प्रदेश के जो शिक्षक भर्ती हुए हैं बिहार में, क्योंकि उस समय की बहाली ओपन थी, कोई भी राज्य के लोग आ सकते थे, तो जो 1,68,000 जो शिक्षक की बहाली आई थी, उसमें बाहर के जो शिक्षक भर्ती हुए थे, उनकी जो संख्या थी वह थी मात्र 3,413। ठीक है, अभी देखते जाइए संशोधन, इन लोग को बात रखने नहीं आता है, लेकिन हाँ, ये लोग टैलेंटेड हैं, तो टैलेंटेड लोग की बात सुननी चाहिए। बिहार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन यह बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने माननीय शिक्षा मंत्री के बयान जो टैलेंटेड वाला है, उसी को इन्होंने ढकने का काम किस माध्यम से, किस तर्क से किया है कि बिहार के राज्य के अभ्यर्थियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2012 में जो बहाली आई थी 1,68,000, उसमें बाहर के जो विद्यार्थी अभ्यर्थी यहाँ पे नौकरी पाए थे, उनकी संख्या 3,413 थी। देखिए कितना अंतर है ना, 1,68,000 में से 3,413 कितना कम है। लेकिन उन्होंने कुछ आंकड़े क्यों नहीं रखे शोध पे आधारित कि उस समय
जो कि चंद्रशेखर जी इन्होंने और तर्क रखा कि यह बाहर के लोगों के लिए उसलिए ओपन की गई है कि विज्ञान के, मैथ के और अंग्रेजी के सीट खाली रह जाती है। तो आज आमिर सुबहानी जी ने यह तर्क क्यों नहीं रखा कि वो 3413 जो बाहर के अभ्यर्थी आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं 2012 की बहाली में, उसके अन्य तर्क कौन कौन से हो सकते हैं, उनके अन्य तर्क मैं समझ के आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। 2012 की जो बहाली है उसकी बहाली होते होते 2014 तक चली, 14 में चली थी, शुरू हुई थी। तो 3413 क्यों हुए बाहर के? इसलिए हुए क्योंकि आपने जो नियोजन परंपरा की शुरुआत की थी और सबसे पहली बार नियोजन परंपरा में शिक्षकों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए आयोजित की थी और उसी के तहत आपने आगे की नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने का आश्वासन दिया। ये एक अच्छा पहल था, और पहल था क्योंकि अब तो वो नियमावली जो पहले की थी सब आपने कैंसिल कर दिया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि उस शिक्षक नियमावली उस समय की और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी हाई स्कूल की और इंटर की, उसको पास कर लेने वाला अभ्यर्थी जब आपके स्कूल में शिक्षक बनके प्रवेश करता था तो उसकी पहचान क्या थी? मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसकी पहचान ये थी कि वह राज्य का राज्यकर्मी नहीं है। ठीक है, किसी भी राज्य में जो नियमित बहाली होती है उनकी पहचान राज्यकर्मी की होती है। तो आपके यहाँ सबसे पहले तो 3413 बाहर क्या होंगे, तो वो भी अपने यहाँ आकर के बेरोजगार होंगे और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी उस समय कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हाथ में आएगा ही। तो पहला कि वैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद आपके शिक्षक बने जिनको आपने असुरक्षा, पहला जो सबसे बड़ा सुरक्षा दिया है वह दिया है क्या, कि आपने उनको राज्यकर्मी का नहीं नियोजन कर्मी का दर्जा दिया है। दूसरा कि जब आप नियुक्ति पत्र देते हैं तो शिक्षकों से हस्ताक्षर युक्त आप उनसे आश्वासन लेते हैं कि आप कभी भी राज्यकर्मी का क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन आपकी नौकरी नहीं निकाली जाएगी, आप पूरा 60 साल पूरा करेंगे, लेकिन आप राज्यकर्मी का दर्जा आप उसका मांग नहीं कर सकते हैं, आपको नौकरी दी जाती है। ये दूसरी सुरक्षा है, असुरक्षा है। ठीक है, तो बाहर के राज्य के जो दूसरे लोग हैं वो इस प्रकार के असुरक्षा में कैसे। बाकी आती है नौकरी के द्वारा रोजगार देने का, यानी घूम रहे हैं फिर रहे हैं डिग्री लेकर के, कुछ तो हाथ में आ रहा है। ऐसे ही लोग व्यवसायी बिजनेसमैन बड़े बड़े भी सोचते हैं और अपने यहाँ के मजदूरों को कम पैसा देते हैं, क्योंकि यह गांव वाले और घर वाले समझाने के लिए आपको तत्पर मिलेंगे कि चलो कुछ नहीं कर रहा है तो कुछ तो कर रहा है, कुछ तो हासिल आ रहा है। तो इसी को बहाना मारते हुए बनाते हुए सरकार ने तीसरी सबसे बड़ी असुरक्षा पैदा की, और वह क्या है कि आपके यहाँ 3413 लोग बाहर की इसलिए आए क्योंकि वो अगर आते तो उनकी सैलरी की शुरुआत 12,000 से 14,000 की होती। ये सबसे बड़ी आर्थिक असुरक्षा है जो केवल एक बेरोजगार को ही आकर्षित कर सकती है, जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज है। अगर वो क्रॉस कर गया शिक्षक पात्रता परीक्षा तो उसको यह अपने आप को समझाने के लिए, अरे अभी मेरे पास 0 पैसे थे और मेरे पास अभी 12-14 हज़ार रुपये आ रहे हैं। तो आपके 2012 की जो बहाली थी उसके द्वारा जो शिक्षकों की बहाली आपने की, तो बाहर के लोग जो अभ्यर्थी थे वो कान लगाए हुए हैं कि उनके यहाँ जो शिक्षक की भर्ती होती है उस समय प्राथमिक स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक, प्राथमिक में उस समय 30-32 हज़ार मिल रही है, और जो वहाँ के पीजीटी हैं दूसरे राज्य के, आपके बगल के झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, उन राज्यों के शिक्षकों की जो सैलरी है वो सबसे पहले उनको तो सुरक्षा मिलती है कि वो राज्यकर्मी है, और उनकी सैलरी क्या है उस समय के, जब 2014 की बात आप कर रहे हैं तो 50,000 के आसपास, 60,000 के आसपास पीजीटी की सैलरी, और 30-32 हज़ार के आसपास प्राथमिक जो 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते थे उनकी सैलरी बनती थी। और वो सारे अभ्यर्थी आपके यहाँ क्यों 13,000 से 14,000 के रूप में काम करने आएंगे? क्या आपने यह तर्क, यह शोध आंकड़े यह छिपाने के लिए कि
इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2012 में 1,68,000 बहाली आई थी, तो बाहर राज्यों के जो अभ्यर्थी थे वो उनकी संख्या केवल 3,413 थी। तो क्या इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? आपने यह अन्य आंकड़े क्यों नहीं किए कि बाहर के राज्य के शिक्षक इसलिए आपके यहाँ नहीं आए, टैलेंटेड लोग इसलिए आपके यहाँ नहीं आए क्योंकि वो जानते थे कि ना आपकी सरकार उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है, ना उनको टीए डीए ये सब बाकी जो सुरक्षा होते हैं वो दे रही है, ना उनको पेंशन की सुविधा दे रही है, और उनको जो जीवन यापन की जो सैलरी मिल रही है वो इतनी मिल रही है कि जो दूसरे राज्यों के चपरासी क्या, ग्रुप डी क्या, जो सफाई कर्मी की जो सैलरी होती है वह मिलती है। तो यह आंकड़ा भी आपको मुख्य सचिव अमीर सुबहानी जी प्रस्तुत करना चाहिए था कि यह भी वजह रहा होगा कि आपके यहाँ बाहर के जो शिक्षक इतने कम 1,68,000 में 3,413 हैं। इसके मुख्य कारण यह 3 वजह ही हैं, क्योंकि मैं अपने सहमत हूँ इस तर्क से कि आपने न शिक्षकों को राज्यकर्मी की सुरक्षा दी, न उनको आर्थिक सुरक्षा दी। उनकी सैलरी इतनी उस समय कम थी कि जो दूसरे राज्यों के चपरासी की भी सैलरी, सफाई कर्मी की सैलरी भी नहीं होगी। और बस उनका क्या था कि आज अगर वो मर जाएं, आज उनका अगर देहांत हो जाता है तो उनके परिवार की सुरक्षा अनिश्चित है। तो आपके यहाँ बाहर के टीचर क्यों आएंगे, क्यों आकर्षित होंगे? मैं आप ही की बात कह रहा हूँ मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी, जो आपने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर श्री चंद्रशेखर जी के बचाव के लिए कहा कि उन्होंने टैलेंटेड जो कहा था कि मैं बिहार की जो बहाली ओपन कर रहा हूँ इसलिए ताकि बाहर के टैलेंटेड लोग भी आपके यहाँ आ सकें। तो मैंने तो पहले ही कहा कि मैं इस तर्क से आपके सहमत रखता हूँ कि कोई भी बहाली, कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य की बहाली को नहीं रोक सकता है, दूसरे अभ्यर्थी को नहीं रोक सकता है, नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि यह समानता का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी समान है तो किसी को भी ओपन रखना चाहिए। मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आपने कहा कि 3,413 थी इसलिए बिहार के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय 1,68,000 में केवल 3,413 लोग ही आए। तो समझ में आया ये तर्क क्या है? अगर ये बात अगर कहीं किसी तरह गलती से या किसी भी माध्यम से अगर पहुंच जाएगी या पहुंच रही होगी मुख्य सचिव अमीर सुबहानी और माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को पहुंच रही होगी, तो यह तर्क है मेन कि बाहर के लोग इसलिए बहुत ही कम हैं ताकि आपने न उनको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी। अगर आप इस पे भी अडिग हैं कि नहीं, आपका तर्क सही है कि नहीं ऐसी प्रक्रिया आप लोगों ने अपनाई है कि बाहर के लोग उतने आएंगे ही नहीं, तो कृपया करके आप हमारे यहाँ जो कॉलेज स्तर, विश्वविद्यालय स्तर के जो सहायक प्राध्यापक के पद रहे हैं, जिसमें आपने 2 तरीक़ों से एक अतिथि शिक्षक, गेस्ट प्रोफेसर, लेक्चरर के तौर पे बहाली ली है अलग अलग विश्वविद्यालयों में, और एक जो आप बीपीएससी के थ्रू लिए थे 2014 की बहाली जो थी, और एक जो आप बिहार विश्वविद्यालय जो चयन समिति आपने बनाए उसके तहत ले रहे हैं, तो कृपया करके बाहर के जो लोग थे, क्योंकि आपने इन सभी में क्या है पे स्केल जो 2014 की बीपीएससी की बहाली थी और जो बिहार विश्वविद्यालय चयन समिति जो आपने बनाई है उसके तहत जो बहाली आप ले रहे हैं उसमें आप बिल्कुल ग्रेड पे और पे स्केल पे दे रहे हैं। और गेस्ट लेक्चर में आपने क्या किया है कि आपने 50,000 तक मैक्सिमम किया है और 1,000 पर डे के हिसाब से किया है, यही बात है। तो आप इनका भी आंकड़ा प्रस्तुत कीजिए ताकि आपका तर्क सही हो सके, कि आप ये साबित कर सके कि आपने ये इसलिए बिहार के बाहर के लोगों को भी ओपन किया है ताकि टैलेंटेड लोग आ सके। तो मैंने तो घूम घूम के जो देखा है 2014 में भी बहाली में, या आपकी जो बिहार की डाइट बहाली रही है, ठीक है, या फिर आपकी जो बिहार विश्वविद्यालय चयन समिति की जो बहाली अभी तक जितनी सारी भर्ती हो पाई है, अभी तो बहुत सारे पेंडिंग है, तो उसका भी आंकड़ा दायर कीजिए कि कितने अभ्यर्थी जो सहायक प्राध्यापक 2014 के बने हैं उनमें कितने अभ्यर्थी बिहार राज्य से बाहर के हैं, इसका भी आंकड़ा रखिए। और दूसरी बात है, इसका भी आंकड़ा साथ साथ रखिए कि बिहार के निवासी ऐसे विद्यार्थी जिनकी सारी पढ़ाई मैट्रिक को छोड़ करके इंटर, बीएससी, एमएससी या बीए, एमए या बीकॉम, एमकॉम, ये सारी पढ़ाई उन्होंने बिहार राज्य के निवासी तो हैं लेकिन उन्होंने बाहर से की है और उन्होंने नेट क्वालिफाइड किया है, जीआरएफ क्वालिफाई किया है। तो ये दोनों आंकड़ा रखिए कि आपके जो अभी सहायक प्राध्यापक 2014 के बाद आपने जो आपके राज्य सरकार में ज्वाइन की हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तो उनके भी आंकड़ा आप जारी कीजिए कि कितने लोग बाहर के हैं, बाहर राज्यों के हैं, और कितने लोग आपके राज्य के हैं।
पर उन्होंने सारी शिक्षा जो ग्रहण की है वो बाहर राज्यों में की है, ताकि ये पता चल जाए कि आप 2005 के बाद, इवन कि मैं तो कहूँगा जब से बिहार बना है, लेकिन 2005 ही रखिए कि आपकी सरकार 2005 है, माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी और बिहार सरकार के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी जी, कि आप यह आंकड़ा जारी कीजिए कि कितने अभ्यर्थी जो सहायक प्राध्यापक बने हैं विगत 2014 के बाद, उनमें से जो नियमित पे स्केल पे बने हैं वो कितने बाहर के हैं और कितने सारी शिक्षा बाहर से ग्रहण किए हैं। तो आपके पूरे शिक्षा व्यवस्था की पोल बिल्कुल खुल जाएगी। ठीक है, तो इसका भी आंकड़ा दीजिए। अब आते हैं कि टैलेंटेड वर्ड जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा। ठीक है, तो टैलेंटेड वर्ड क्या होता है? टैलेंटेड कोई जन्मजात नहीं होता है, और जो शिक्षा है वह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अधिगम करना पड़ता है, और अधिगम का कार्य संपन्न कौन कराता है? शिक्षण। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है। इसके लिए एक फॉर्मल सेटअप की व्यवस्था की गई, और वो फॉर्मल सेटअप कहलाया विद्यालय व्यवस्था और महाविद्यालय व्यवस्था और विश्वविद्यालय व्यवस्था। यानी फॉर्मल ये हो गया एक सिस्टम जहाँ पे क्लास में बच्चे जाके पढ़ेंगे, अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करेंगे, डिग्री ग्रहण करेंगे, और एक है आपका ओपन सिस्टम, ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम। वहाँ से ऐसा तो नहीं है कि राह चलते हम कुछ भी क्वेश्चन कोई पूछा जवाब दे दिए, वो बीए की डिग्री दे दी, आप बोले भाई आज से तुम स्नातक डिग्री हो गए, धारी हो गया। ऐसा तो नहीं होता है कि ले भाई पकड़ के दे, अरे तुमने तो क्या गजब का जवाब दिया है, आज से तुम एमएससी हो गया। ऐसा तो नहीं होता है। तो जो टैलेंटेड वाला वर्ड है आपको नहीं बोलना चाहिए था, और बोलना भी चाहिए था तो उसके तर्क रखने चाहिए थे। कितने सारे वीडियो आए हैं जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है पटना में, उसमें बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, वो बोल रहे हैं कि काफ़ी महान आहत हुआ है कि हम इसलिए ओपन कर रहे हैं ताकि बाहर के टैलेंटेड जो लोग हैं, और तर्क क्या रखा है इन्होंने कि गणित के और विज्ञान के और अंग्रेजी के खाली रह जाते हैं सीट। जिस बिहार के वशिष्ठ नारायण सिंह को ये लोग माल्यार्पण रोज हर एक साल करने जाते हैं कि हमारे यहाँ के महान शिक्षा गणितज्ञ थे। ठीक है, उस राज्य के अगर बच्चे को उठा के हाथ पकड़ के बात कीजिएगा ना, तो उसका मैथ कहा जाता है कि बिहार का मैथ सलामे इश्क है। ठीक है ना, बिहार के लड़कों का जो मैथ्स है वो इश्क है, ये फेमस सब कुछ जानते हैं। अंग्रेजी की बात है तो अंग्रेजी में टैलेंटेड कैसे होंगे जब हम खुद बचपन में थे, और अभी तक फ़िलहाल में क्या है कि गणित में क्या है भाई, अंग्रेजी में क्या है, आपको पासिंग मार्क्स केवल आ जाना चाहिए, उसके से आपको कोई ना उसका मार्क्स जुटेगा और ना उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो अंग्रेजी को तो आपने सबसे पहले ही आपने क्या किया है कि जय हिंद जय भारत कर दिया है। और हमारे टाइम में तो जो अंग्रेजी जो थी वो पहले ही बार इंट्रोड्यूस हुई थी हम लोग के सामने, आंग्ल भाषा। वो पहला ही लाइन था दिस इज ए बॉय। ठीक है, अब पता नहीं दिस इज ए बॉय के पहले जो 1 to 5 में इंग्लिश सिस्टम है वो कहाँ से आया होगा माइंड में। तो ये भी देखिए, तो शिक्षा व्यवस्था तो अंग्रेजी और साइंस का जो और मैथ का खाली रहा होगा। तो आपके समय उस समय भी स्टेट वाले लोग जो मध्यम वर्ग के होंगे, निम्न मध्यम वर्ग होंगे, पढ़ने वाले होंगे, बिहार में बेरोजगारी इतनी है तो उन्होंने स्टेट दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया है। बहुत सारे शिक्षक हैं उसमें से अच्छे भी हैं, लेकिन जो आपकी शिक्षा व्यवस्था में जो सुरक्षा है उसके कारण वो धीरे धीरे अपंग हो गया। इसका आपको उदाहरण मिलता है कि जब आपने प्रधानाध्यापक की परीक्षा ली तो आपकी 6000 सीट में से मुश्किल से 4000 लोग ही क्वालिफाई कर पाए, जबकि वो विद्यालय के विषय को ही पढ़ा रहे थे। ठीक है, विद्यालय को विषय के लिए क्यों? क्योंकि जब वहाँ से स्कूल से कोई निकलता है और उसको पता है कि हमको 12,000 रुपये मिला है, हम और किस में पढ़ाते हैं भाई, तो हम इंटर के शिक्षक हैं। ठीक है, तो जो आर्थिक सुरक्षा आपने जो पैदा की है, और दूसरी बात है कि अभी जो चेकिंग वगैरह चल रहा है स्कूल का, जैसे कि एक आपने देखा होगा कि रूबी राय का केस आया था बिहार से कि जो पॉलिटिकल साइंस ऐसे कर रही थी, गृह विज्ञान वाला। तो वो क्या होता है कि बड़े जो सरकारी व्यवस्था होती है ना, जो सरकारी व्यवस्था वो क्या करती है कि 10 साल तक करप्शन रहेगा, पिछड़ा राज रहेगा, तो 10 साल तक ऐसे करप्शन रहेगा, और अचानक से वो क्या करती है, एक एग्जाम्पल पेश करती है, अचानक से झटके से आएगी, धाएं 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 एकदम बिल्कुल व्यवस्था सही करेगी, यानी कितने बड़े स्कैम को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि आम जनता जो गणतंत्र में निवास करती है
वह नायक फिल्म के अनिल कपूर का इंतज़ार करती है, जो कि आए और तुरंत पलट दे। और उससे पहले वो क्या होती है, त्रस्त रहती है। तो त्रस्त को क्या क्या चाहिए, इंटरटेनमेंट, उसको संतुष्टि। तो आया और एक बार में व्यवस्था कर दी है, जैसे कि अभी स्कूल में चेकिंग करने का आदेश आया है तो चल रहा है, ठीक है। यह पहले क्यों नहीं चला, ये कोई बात नहीं करेगा। क्यों चल रहा है, तो क्या होगा, 5 महीना चलेगा, 1 साल चलेगा। रूबी राय केस क्या होगा, 1 साल पकड़ाया, उससे पहले कितने लोग चीटिंग से पास किए हैं, ठीक है। कितना आपने फोटो भी देखा होगा, 5 मंजिला पे लोग तार के पेड़ पे चढ़ चढ़ के चीट पकड़ाते थे, ठीक है। तो बिहार के तो सब लोग, क्योंकि सर्टिफिकेट पर तो चीटिंग नहीं लिख के आता है ना, जो पकड़ाया वो चोर और जो नहीं पकड़ाया वो चीट करके पास किया वो बहुत महान आदमी, क्योंकि सर्टिफिकेट पर तो नहीं आएगा। वो तो लाई डिटेक्टर टेस्ट से ही पता चलेगा कि भाई तुम सारा BA MA जो किए हो वो चीट से किए हो कि अपने नॉलेज के हिसाब से किए हो, ठीक है। तो ये चीज़ दूसरी बात हुई कि आपने जो असुरक्षा पैदा की, इसके कारण खुद आपके बिहार के लोग ही साइंस में, मैथ में आपको नहीं मिले, इंग्लिश में, क्योंकि उनके पास दूसरा अवसर था, बहुत ही बढ़िया अवसर था। वो क्या अवसर था कि बिहार में इंग्लिश का, साइंस का, मैथ का जो अभी आप समस्या कर रहे हैं कि हमको नहीं टीचर मिल पाते हैं, इसी का भय का लाभ उठा करके एक बहुत ही बड़ा बिजनेस का साम्राज्य में सुरक्षा ज़्यादा है। इंग्लिश का कोचिंग खोलना ज़्यादा सुरक्षित है, साइंस की कोचिंग खोलना ज़्यादा सुरक्षित है, मैथ की कोचिंग खोलना ज़्यादा सुरक्षित है मैट्रिक इंटर लेवल पर, ठीक है। वहाँ जब आपके स्कूल में जाएंगे, दिन भर चुनाव कार्यक्रम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्लास लेंगे, 10 से 4 बजे रहेंगे, उस 6 घंटे में हम प्रत्येक महीने, किस्मत खराब भी रहेगी तो 10वां और इंटर को पढ़ा करके हम 40-50 हज़ार रुपया बना सकते हैं, और उस समय 25,000 से लेकर 50,000 तक बना सकते हैं। तो हम आपके यहाँ क्यों आए, हम साइंस और मैथ पढ़ के आपके व्यवस्था में क्यों आए कि कल अगर मर जाएं तो मेरे परिवार को कोई नहीं देखेगा और मुझे साइंस के इंटर टीचर होने की उपाधि मिलेगी, और लोग मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या मिलता है, तो मैं बताऊंगा 14,000 रुपये मुझे मिलते हैं। और आप किस राज्य के में काम करते हैं, तो मैं भाई राज्य में काम नहीं करता हूँ, बिहार सरकार के दिशा निर्देशों पर स्वायत्त संस्था पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निगम, नगम परिषद, गांव पंचायत, इस व्यवस्था में शिक्षक हूं, उसमें मैं कार्य करता हूं। और वो भी कौन सा, पंचायती शिक्षक नहीं हूं, पंचायत में नियोजित शिक्षक हूं। नियोजित, मैंने, मुझे रखा गया है पढ़ाने के लिए, मैं 60 साल तक निकाला नहीं जाऊंगा। मैं इतना, मुझे सुरक्षा जरूर हमारे बिहार सरकार के लोगों ने हमको दिया है, ठीक है, लेकिन मैं असुरक्षित रहूँगा हर एक नज़रिए से, ठीक है। तो बिहार सरकार की जो शिक्षक नियमावली आई है, उसकी धज्जियाँ इतनी अच्छे से उड़ाई जा सकती है। अब मैं उस पर बात कर रहा हूँ, नहीं चुप रह पाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूँगा। इन बड़े लोगों को ना, इन बड़े लोगों को हराना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा अपने अंदर का डर आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और आपने कोई गलती नहीं की हो, आपने ईमानदारी भरा जीवन अगर व्यतीत किया हो, तो आप इन बड़े लोगों की चारों पाया जो है ना, उखाड़ करके कुर्सी से गिरा सकते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण थोड़े देर पहले ही मैंने कोशिश किया था एग्जाम्पल सेटअप करने का, और पहली बार किया था, उसमें पूरे व्यवस्था में सभी किसी का हालत बुरी तरीके से ख़राब हो गया था। और कुछ मजबूरियों बस, जब उससे जुड़े लोग मेरे पास आने लगे और मुझे रुकने के लिए कहा, तो मैंने दिल पे पत्थर रख करके थोड़ी देर के लिए उनके भलाई के लिए रुका। लेकिन उतने में मैं जान गया कि मेरा पहला हमला जो था इस व्यवस्था पे, वो इतना कारगर था कि सभी किसी की हालत बुरी तरीके से ख़राब थी। केवल ख़राब नहीं थी, क्योंकि ये बड़े लोग जो मंच पर से या किसी भी लिखित तौर पे बोल देते हैं ना, तो इनको लगता है कि इतने पढ़ लिख गए हैं, इतने बड़े पद पे चले गए हैं कि इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है, इनसे कोई गलती नहीं हो सकती है। और इनसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई टोकेगा, तो इनको बुरा लगता है, ईगो पे लगता है। ये सार्वजनिक मन से कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये आपसे बदला लेने की गुंडे की प्रवृत्ति करते हैं। इसीलिए पहले के अपने उपन्यास का नाम भी लिखा होगा, वर्दी वाला गुंडा। उसी प्रकार से मेरा जो अनुभव रहा है कि भ्रष्टाचार जो है ना, वो सरकारी सिस्टम में ही है। मैं मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में जो सरकारी सिस्टम है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक क्रिमिनल की तरह कार्य करता है। उसी तरह शिक्षा नियमावली को भी टैलेंटेड लोगों ने बनाया, और टैलेंटेड लोग से गलती होती नहीं है, लेकिन उनका मन करता है तो धीरे धीरे याद आएगा, बना करके
सरकार के लोगों के पास नियमावली भेज दी, जनता के पास भेज दी, और धीरे धीरे होश आएगा, अरे एक छूट गया, एक छूट गया, एक छूट गया, एक संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, यह संशोधन वो कर सकते हैं अगर वो चाहेंगे तो। अगर आप उनसे जा करके डाक बंगला चौराहे पे कहें कि सरकार ये वाला आपसे छूट गया है, इसको करिए ना, तो चलो इसको पकड़ो, जेल में डालो। या फिर अगर कुछ नहीं पकड़ सकते हो तो कोई चीज़ खोजो इसके बारे में और उसको फंसाओ ताकि यह चुप हो जाए। ठीक है, इनका जब मन करेगा, क्योंकि इनकी सरकार है, माने सरकार किसी की भी हो सकती है, माने सरकार ने जो बनाया उससे गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि वो महान शिक्षाविद, महान अधिकारियों के द्वारा वो सारे विचार विमर्श करके वो कार्य करते हैं। उनका जब होश आएगा कि नहीं यार ये संशोधन कर देना चाहिए, तो 8वां संशोधन, 7-8 संशोधन अभी शिक्षक नियमावली में हो चुके हैं। कितने हो सकते हैं मैं आपको आइडिया देता हूँ। ये थोड़ा सा कुछ सपोर्ट अगर मिल जाता तो चलिए हम अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें इसमें बदलाव ला सकती है और संशोधन कर सकते हैं। चलिए शिक्षक होने के नाते मैं सरकार को ही सुझाव देता हूँ कि और उनको संशोधन कौन कौन सा करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनसे गलती हुई है। सबसे पहली बात कि उन्होंने ये कहा है कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरे भारतवर्ष के लिए खोल दी गई है। ठीक है, आपको पता है कि सभी राज्य सरकार अपने यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा कराती है 1 to 5, 6 to 8 के लिए। सभी राज्यों में होता है, लेट सेट होता है, कभी 1 साल 2 साल पे 3 साल के ऐसे हो जाते हैं, कहीं कहीं रेगुलर भी होता है, लेकिन सभी राज्य सरकारों में शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है 1 to 5, 6 to 8। क्या सरकार इसको अपनी मन मर्जी से करा सकते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरे होशो हवास में, मुझसे कोई अभी तर्क करना चाहे, अभी मुझसे कोई बात करना चाहे, तो फिर मैं उसके सामने सारे साक्ष्य प्रस्तुत करूँगा। तो कोई भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने से किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमों का निर्धारण कर सके। तो आप पूछेंगे कि तो फिर कौन करता होगा? तो सरकार अपने यहाँ पदों पे चयन करती है, उसके यहाँ के अपने आरक्षण के, बाकी उसकी रिक्वायरमेंट्स के अपने प्रावधान होते हैं, वो उसके हक के हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल जो पात्रता है, प्रोफेशनल पात्रता जो है, वह प्रोफेशनल संस्था ही निर्धारित करती है। और आपके शिक्षण व्यवस्था की, शिक्षण कार्य की जो प्रोफेशनल संस्था है वह है स्कूली स्तर तक, वह संस्था है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको ज़्यादातर लोग एनसीटी करके बोलते हैं। तो एनसीटी हर एक बार शासनादेश निकालती है, आदेश निकालती है, अधिसूचना, और उस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित किया जाता है, जो कि कानून के रूप में पारित होता है। तो एनसीटी निर्धारण करती है कि राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराएं अपने यहाँ, उसको सुझाव देती है, उसके नियम ये रहेंगे। तो वो जो नियम है वो एनसीटी राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था चलती है उसको वह प्रदान करती है कि इसी को आपको फॉलो करके बाकी आपके यहाँ के अपने जो नियम है उसको समाहित कर लीजिए। लेकिन प्रोफेशनल जो पात्रता है उसमें राज्य सरकार एक रत्ती भर भी चेंज नहीं कर सकती है। तो बिहार सरकार में भी क्या होता है कि बीटेट करके बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, यूपी टेट होता है, हर एक जगह का टेट होता है। लेकिन गौर ध्यान दीजिएगा, आप गौर से ध्यान देंगे कि सभी सरकारों के लिए एनसीटी ने जो समय समय पे अधिसूचना जारी की है, जो कि गजट में भी प्रकाशित हुआ है, उसमें सारे जो शिक्षक पात्रता के नियम जो निर्धारित किए गए हैं वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए किए गए हैं। ठीक है, तो आते हैं 1 to 5 और 6 to 8 में। तो यूपी के, झारखंड के सारे लोग के पात्रता परीक्षा होगी। तो बिहार, इसमें बिहार वाले लोग कौन भर सकते हैं कि बिहार में 2 लोग भर सकते हैं, क्योंकि बिहार का जो बहाली है वो पूरे भारतवर्ष के लिए ओपन हो गया है। तो 2 लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। राज्य ने परमिशन दिया पूरे भारत को कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं अगर पात्रता आपके पास है। तो वो केंद्र का जो पात्रता है वो क्या है, सीटेट।
और राज्य के अंदर में जो पात्रता क्या है, वह बिहार के लिए बीटेट। ठीक है, तो यह सीटेट और बीटेट वाले ही आपके बिहार में जो 1 to 5 और 6 8 के लिए हैं एलिजिबल हैं। लेकिन जब आप इस शिक्षक नियमावली में आगे बढ़िएगा, इस जो अभी विज्ञापन आया है शिक्षक बहाली का, तो उसमें 9, 10th और 11, 12th आता है। ठीक है, तो मुझे एक डाउट है, लेकिन मैं एनसीटी के अधिसूचनाओं के आधार पे, नोटिस के आधार पे मैं बात करता हूं कि 2009 से लेकर के अभी तक 14, 18 जितने सारे उसके अधिसूचना प्रकाशित हुए हैं भारतीय गजट में, उसमें कहीं भी राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद ने, एनसीटी ने कहीं भी हाई स्कूल के लिए, कहीं भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए यानी इंटर स्कूल के लिए शिक्षकों के चयन की पात्रता के लिए परीक्षा की बात नहीं की है। ठीक है, यानी 9, 10th के लिए और 11, 12th के लिए एनसीटी ने कहीं भी किसी भी गजट में, जो एनसीटी के साइट पे है देखिएगा कि डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर्स, ठीक है ना, वहाँ पे उसमें 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में जो समय समय पे अधिसूचना के माध्यम से आए हैं, तो उसमें कहीं भी हाई स्कूल के टीचर को भी पात्रता परीक्षा देनी है या इंटर के भी जो एलिजिबिलिटी रखते हैं टीचर बनने के इंटर स्तर पे, तो उनको भी पात्रता परीक्षा देनी है, ऐसी अधिसूचना कहीं भी नहीं है। अर्थात मेरा प्रश्न है, प्रश्न से पहले एक और बात करते हैं कि मैंने कहीं नहीं सुना है आज तक किसी भी राज्य में, बिहार को छोड़ करके, मेरी जानकारी कम हो सकती है, आप बता सकते हैं जो भी देखें, कि मैंने कहीं नहीं सुना है कि टीजीटी यानी कि 9, 10th पढ़ाने के, हाई स्कूल पढ़ाने के लिए और 10+2 इंटरमीडिएट के पर पढ़ाने के लिए किसी अन्य राज्यों में उसकी राज्य सरकारें उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या माध्यमिक पात्रता परीक्षा का आयोजन करती हैं। ऐसा नहीं सुना है कहीं, लेकिन बिहार में है। बिहार ने अपने यहाँ के भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, या फिर जो उन्होंने पंचायती स्तर पे पूरा, ऐसे जानते हैं कैसे बहाली हुई थी, उसको अगर सुधारने के लिए 2012 में जो 9, 10th और 11, 12th में भी एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 करके जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का शुरुआत किया, तो क्या उसने एनसीटी से कोई परामर्श लिया? क्योंकि एनसीटी के कानून में लिखा गया है कि शिक्षक जो सरकारें जो हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा ही संचालित क्यों नहीं होती हो विद्यालय, उन सभी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थान अपने यहाँ के शिक्षक की जो पात्रता है किसी भी स्तर की, उसके लिए वह एक नोडल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करेंगे, जिसको वह एनसीटी की समिति के पास भेजेंगे और उनके विचार विमर्श के बाद वह अपने यहाँ की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी अन्य राज्यों में, क्योंकि यह बहाली पूरे भारत के लिए खोल दी गई है, तो मुझे नहीं लगता है किसी भी अन्य राज्य में माध्यमिक शिक्षक के लिए, मतलब कि हाई स्कूल के लिए और उच्चतर माध्यमिक यानी इंटर के लिए कहीं भी पात्रता परीक्षा का आयोजन होता हो। यानी कि होता ही नहीं है, तो यहाँ से आकर के अप्लाई कैसे कर पाएंगे? तो जो टैलेंटेड वाला प्रोफेसर शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी हैं, उनका टैलेंटेड वाला तो जो उम्मीद है, सपना है, वो कैसे साकार होगा कालिया? बोलिए, ठीक है ना, वो कैसे साकार होगा? क्योंकि बाहर के लोग जो इंटर और हाई स्कूल का वहाँ के शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होती होगी, तो आपने तो ओपन कर दिया है कि टैलेंटेड लोग आपके यहाँ हैं, तो वो टैलेंटेड कहाँ से आएंगे बेचारे? क्योंकि हाई स्कूल और इंटर के लिए तो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं होती है? क्योंकि एनसीटी ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यह रिकमेंड किया है कि आने वाले, जब भी राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति है वो लागू होगी 2020 की, तो आने वाले समय में 1 to 5 और 6 to 8 के ही शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं देंगे, बल्कि
ऐसा व्यवस्था किया जाए कि 9, 10th और 11th, 12th में भी जो शिक्षक शामिल हो, उनकी बहाली हो, उनके लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का आयोजन कराया जाए। ठीक है, इस स्टेटमेंट का क्या तात्पर्य है, इसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या कोई राज्य सरकार को ये स्वतंत्रता है कि वह अपने यहाँ के शिक्षक पात्रता परीक्षा को खुद ही आयोजित करा ले, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन स्वायत्त संस्था के रूप में हुआ है और वही पूरे भारत के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्ति होती है शिक्षकों की, उनकी जो प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी है उसका निर्धारण एनसीटीई करती है। तो यह जो द्वंद्व है कि क्या 2012 और 19 में जो बिहार सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पे जो परीक्षा कराई थी विषयवार, वह शिक्षक पात्रता परीक्षा थी, तो क्या वो एनसीटी से परामर्श लिया गया था, क्या उसका कोई नोडल ऑफिसर था, या फिर यह इन्होंने अपने मन से ही करा दिया? क्योंकि अगर ऐसा होता कि एनसीटी के वहाँ वेबसाइट पे ऐसा होता कि ये राज्य जो होते हैं वो शिक्षक पात्रता परीक्षा 10 इंटर और हाई स्कूल के स्तर पर भी कराते हैं, और अगर ऐसा होता तो फिर वही एनसीटी अब एक समिति जो कि 2022 में बनी है, शायद मार्च अप्रैल में बनी है, जिसमें उसने पूरे देश से मांगने का प्रयास किया है डाटा लोगों से, शिक्षाविदों से, सरकारों से, कि हम आने वाले में जब पूरे देश में, अगर पूरे राज्यों में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो हम हाई स्कूल के टीचर की भी नियुक्ति शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट के आधार पर करेंगे और इंटर के भी शिक्षक की नियुक्ति के लिए पहले एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, उसी के आधार पर करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों कहा? अगर वो पहले होते रहता तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो मुझे एक डाउट है कि जिसमें हो सकता है कि अगर शिक्षक नेता इसका पता लगाना चाहें कि जो लड़ रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं अपने राज्यकर्मी होने के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर इसके डॉक्यूमेंट्स का अगर वो पता लगाते हैं कि क्या एनसीटी ने कोई हाई स्कूल या इंटर के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए रिकमेंडेशन किया है और उनसे यह मांगे कि कौन कौन सी ऐसी सरकारें हैं जिसने आपसे परामर्श लिया है कि वह अपने यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति जब करेगी तो हाई स्कूल और इंटर के शिक्षक की नियुक्ति भी इस आधार पर करेगी कि वह पहले से हाई स्कूल की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो पहले से क्वालिफाई हो, वही अप्लाई कर सकते हैं नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो मुझे डाउट, क्योंकि कहीं भी मुझे अभी पढ़ने में नहीं मिला। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ऐसा है, मैंने क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट छान मारा, अगर आपके पास ऐसा कुछ सूचना है कि नहीं इस स्टेट में होता है, और ये भी सूचना हो कि नहीं एनसीटी के को दरकिनार करते हुए राज्य सरकारें अपने शिक्षक पात्रता परीक्षा करा सकती है, तो इससे सूचना प्लीज़ मुझे साझा कीजिएगा, मुझे नई जानकारी मिलेगी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, और ये एनसीटी की जो समिति बनी है नई, जो 2022 में बनी है, वो भी इसलिए बनी है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब हाई स्कूल और इंटर के भी जिस तरह आप सीटेट देते हैं 1 to 5, 6 to 8 का, वैसा हाई स्कूल के लिए भी और इंटर के लिए भी पात्रता परीक्षा पहले हो जाएगी, और वो जो पास होंगे वही कहीं की नियुक्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर टैलेंटेड वर्ड पे आते हैं। टैलेंटेड नहीं, इसी को आगे करते हैं कि विज्ञान विषयों में, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी दूसरे राज्य में होती ही नहीं है, क्योंकि एलिजिबिलिटी में लिखा गया, आप जब पढ़िएगा विज्ञापन बिहार सरकार के द्वारा जो निकाला गया है ये विज्ञापन, तो हाई स्कूल और इंटर वाले में पढ़िएगा एलिजिबिलिटी में, क्योंकि ये लोग स्टेट कराते हैं, स्टेट पेपर 1 हाई स्कूल के लिए, स्टेट पेपर 2 इंटर के लिए। तो जब पढ़िएगा तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि राज्य और केंद्र संस्थाओं के द्वारा समय समय पर आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इसकी एलिजिबिलिटी कौन से राज्य पूर्ति कर पाएंगे, कहाँ के अभ्यर्थी पूर्ति कर पाएंगे? तो उस आधार पे क्या घाटा है? घाटा ये है कि आपने कराया है स्टेट, तो आपके यहाँ के लोग भरेंगे, तो आपकी जो दुख था वो क्या था वीडियो के माध्यम से, वो यह था कि हमारे यहाँ का जो मैथ का है, हमारे यहाँ का जो विज्ञान का है भाई रे, और मैथ अंग्रेजी का है वो भाई भर नहीं पाता है, क्योंकि टीचर मिल ही नहीं पाते। तो भाई दूसरे राज्य के पास वो पात्रता है ही नहीं, आपके यहाँ की है, और आपकी जो इतनी सीट है
जहाँ तक मुझे यह पूरा तरीके से याद नहीं है, लेकिन 2012 में जो फिजिक्स में था वो 7 था जो क्वालिफाई लोग किए थे, और केमिस्ट्री में शायद 13 था। और अभी की सीट जो है वो केमिस्ट्री लेवल पे, अभी की जो केमिस्ट्री लेवल पे है वह 2300 के आसपास है। विषय में केमिस्ट्री में वो 23 के आसपास है। साइंस का ही विषय इसलिए बात कर रहा हूँ इंटर में, तो 2300 के आसपास है। जब मैं ये इन विगत दिनों में मैंने बहुत सर्च किया है, तो उसमें जो 2012 में जो परीक्षा दिए थे और जो 2019 में ही परीक्षा पास किए थे, जो पीजीटी का मतलब जो इंटर में जो केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, तो 2300 के आसपास सीट अभी है खाली। उन दोनों को जोड़ दिया जाए ना, उनको दोनों को जोड़ दिया जाए तब भी लगभग 50-60 सीट पीछे ही रह जाते हैं पूरे बिहार में। जो अगर इस बहाली में अगर पीजीटी केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं तो उनकी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण रहने वालों की संख्या जो 2012 और 19 को मिला करके है, वह जितनी बहाली आई है उससे अभी भी कम है। और दूसरे राज्य में कहीं भी इंटर स्तर पे और हाई स्कूल स्तर पे पात्रता परीक्षा नहीं होती है, क्योंकि एनसीटी ने अभी कमेटी बनाई है 2022 में, रिकमेंडेशन दिया है कि नई शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल और इंटर में भी क्या होंगे, जो बहाल होने होंगे, अगर बहाली कहीं निकलेगी तो शिक्षक पात्रता परीक्षा हाई स्कूल और इंटर के जो पास किए होंगे वही भर सकते हैं। तो अभी तक तो कोई प्रावधान था नहीं, तो दूसरे राज्य जो ओपन कर दिए हैं कि दूसरे राज्य वाले भर सकते हैं, भाई आपका स्वागत है, ठीक है। तो आपकी सीट के लिए तो फिर से क्या है, सीट खाली रह जाएगी। तो फिर चंद्रशेखर जी कहीं रोने मत लग जाएं इस बार शिक्षा मंत्री, कह रहे भाई वो बिहार का बहाली ओपन भी कर दिए पूरे देश के लिए, तब भी ये क्या है, सीट क्या हो गया, विज्ञान का, अंग्रेजी का और मैथ का। कितने दुखी होकर बोल रहे थे, देखिए आप वीडियो को भी देखिएगा ना, उसी में टैलेंटेड अवार्ड की बात इन्होंने किया है, तो बड़ा दुखी होकर के बोल रहे थे। तो फिर तो वही हाल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के इस बहाली में इतने संशोधन हो सकते हैं ना, इतने संशोधन हो सकते हैं कि इस पूरे बहाली का नाम ही पूर्ण संशोधित नियमावली 2023 हो सकती है, ठीक है। और फिर से आएंगे कि आज जो बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने फिर एक और तर्क रखा कि लास्ट में खुद फंसने वाली बात बोल दी, कहने लगे कि अरे नहीं हो रहा है बहाली तो घबराने की बात नहीं है, ऐसी व्यवस्था है कि बाहर वाले उतने हो ही नहीं पाएंगे। अरे मैं तो फिर तो वही बोल रहा हूँ ना कि जब ये आंकड़ा दिए हो कि 2012 में तुम्हारे यहाँ 1,68,000 में 3413 लोग ही बाहर के आए हैं, तो ये क्यों नहीं बताया हो कि तुम्हारे यहाँ का उसको सुरक्षा कुछ मिलता ही नहीं, नियोजित शिक्षक होता, राज्यकर्मी नहीं होता, उसको 14,000 रुपये का सैलरी मिलती और कहलाता इंटर का शिक्षक, वो कल मर जाता तो उसको कोई परिवार का देखने में, तुम्हारे यहाँ बाहर के लोग आएंगे का है भाई। तो तुम हाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली बीपीएससी के थ्रू हुई उसमें आंकड़ा क्यों नहीं शो करते हो कि बाहर के लोग कितने आए हैं, ठीक है, वो भी शो कीजिए ना, वो भी शो कीजिए तो पता चल जाएगा कि बाहर के लोग कितने हैं, जब आप नियमित स्केल करते हैं पे स्केल। अब इसमें क्या है कि नई बहाली 50,000 तक है, 50,000 एक अच्छी राशि होती है, ये भी पे स्केल नहीं है भाई साहब, ये भी इज्जत नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में 50,000 एक अच्छी राशि है, अच्छी राशि है। कोई भी जो है ना वो सुरक्षा घेरे में आने की प्रयास करेगा। तो आप खुद इस बार देखिएगा, क्योंकि हाई स्कूल का तो कोई भर नहीं पाएगा बाहर राज्य का, क्योंकि किसी के यहाँ पे ऐसा पात्रता परीक्षा होता नहीं है। आपके यहाँ का है तो फिर आप रोइएगा कि भाई इस बार भी नहीं भर पाया। लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 में देखिएगा ना कि आपके यहाँ क्या गर्दा मचता है। क्यों बचता है? जो सीटेट क्वालिफाइड जब बाहर राज्यों को प्रवेश करेंगे, और जो यूपी की खास करके, यूपी के लोग जागरूक हैं, वो अपना समय के अनुसार अपना जो लगे रहते हैं। तो बस अब एक बार ओपन किए ना आप डाइट की बहाली देख लीजिए, आपके यहाँ की बीपीएससी की बहाली देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकालिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि बाहर राज्य के कितने हैं जब आप पेश कर देते हैं। तो अभी जो 50,000 आप देते हैं, अब ओपन जिस दिन किए हैं ना उस दिन देखिएगा कि कम से कम मैं तो इतना कह सकता हूँ ना कि पूर्वांचल के, हो सकता है कि वेस्टर्न यूपी वाले लोग बोला है उतना कौन दूर जाएगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि पूर्वांचल के और मध्य यूपी से इधर के जो बिहार की तरफ का है, इतने लोग आ जाएंगे ना कि आपके यहाँ के 1 to 5 6 to 8 वाले लोग का तबीयत खराब हो गया, यानी कि आपके अभ्यर्थियों का जो कि रोड पे है, ठीक है ना, कि रोड पे अपना धरना दे रहे हैं कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी को रोक दिया जाए। तो 9 to 10 और 11 12 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप फिर से रोइएगा भाई हमारे यहाँ टैलेंटेड लोग नहीं हैं, क्योंकि आपने ऐसा नियम कानून ही लगाया है, ठीक है। तो मैं 2 बात ये कहूँगा आखिर में
कि जो बाहर राज्यों को रोकने की बात है तो ये तो असंवैधानिक है। ये तो मैं राज्य सरकार के बात, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन बुरा लगने का कारण इसलिए भी है कि वो बेरोजगार हैं, यहाँ पे बहाली नहीं आती है, इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी बहुत बिहार में ज़्यादा है, तो वो लोग डरेगा ही भाई कि भीड़ भर जाएगी तो हमारा चांस कम हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी राज्य को, आप झारखंड सरकार के नियम को देख ही चुके हैं, वो लोग दिमाग लगाए थे, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, फिर उन्होंने पूरे राज्य के देश के लिए खोल दिया। तो आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभ्यर्थी हैं, जो 1.5 लाख, आपके यहाँ तो ये भी तो सिस्टम है ना कि आपके यहाँ राज्य सरकार के 6 सरकारी कॉलेज हैं, बाकी 350 जो है दुकानें खुली हुई हैं बीएड की, वो 1.5 लाख जम करके बीएड किसी तरह कर ले रहा है, दिमाग लगा कर सीटेट कर ले रहा है। लेकिन बीएससी तो नहीं पढ़ा है ना बढ़िया से, तो बीए तो बढ़िया से नहीं पढ़ा है, तो हाई स्कूल का स्टेट पेपर या स्टेट 2 कैसे पास किया। फिर मैं ये कहूँगा कि आपने शिक्षक नियमावली के आखिरी में ये भी लिखा हुआ है कि इस बहाली के नियमावली के तहत ही यह बहाली होगी। इसके पूर्व के सभी नियमावली के अंतर्गत जो नियम थे उसको क्या डिसॉल्व किया जाता है, मतलब उसको माने वो गुप्त हो जाएंगे, मतलब कि वो माने उनका अब कोई भी लेना देना अब नहीं होगा, उस नियमावलियों का कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह बिहार सरकार के समय समय पे जारी शिक्षा दिशा निर्देशों के आधार पे पंचायती राज विभाग के द्वारा सभी बहाली क्या होती थी, संचालित होती थी, शिक्षण कार्य में जो नियुक्ति होती थी होती। लेकिन अब तो सीधे सरकार ने ले लिया है ना शिक्षकों को, क्योंकि उनका नाम ही पहला है क्या, राज्यकर्मी। तो इसमें ये बताइए कि अगर कोई बीएड पास बच्चा, क्योंकि राज्य सरकार आप हैं, दूसरे राज्य का स्टेट वाला तो परीक्षा लेता नहीं है, स्टेट पेपर 1 स्टेट पेपर 2, तो क्या 2019 के बाद, क्योंकि राज्य सरकार हर एक साल आप बीएड में 350 कॉलेज में आपका भरता है, तब क्यों नहीं हर एक साल आप स्टेट कराते हो? ठीक है, राज्यकर्मी का दर्जा के कारण मैं ये बात कर रहा हूँ कि राज्यकर्मी है, देगा, उसको सभी सुविधाएं मिलेगी राज्य सरकार की, मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपने क्या 2019 के बाद स्टेट की परीक्षा कराई है, स्टेट 2 की परीक्षा कराई है, तो आपने एक और फंसने का कारण क्या किया है कि आपने नए शिक्षक को किया है कि जो बीएड में इस बार फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनका अगस्त से पहले अगर रिजल्ट निकल जाता है, अगर वो सीटेट क्वालिफाई हैं तो वह फॉर्म भर सकते हैं, उनको नामित किया जाता है। तो वो भी कौन भरेगा भाई साहब? वो भी तो भरेगा 1 to 5 6 to 8 का ही। आपके यहाँ जो इंटर का सिस्टम है तो ऐसे ही रहेगा। कौन सा सिस्टम? सोशल साइंस में, लैंग्वेज में तो मिल जाएंगे आपको, संस्कृत में नहीं मिलते हैं आपको, बहुत सारे ऐसे उर्दू वगैरह में नहीं मिलते हैं, हिंदी वगैरह में सोशल साइंस में तो मिल जाएंगे, वहाँ तो भीड़ हो जाती है, क्योंकि बच्चे शुरू से ही रेलवे वगैरह की सब तैयारी करते हैं, तो आप ये सब चीज़ का एसएससी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो सोशल साइंस में तो मारा मारी रहती है। लेकिन फिर जो आप रोए हैं चंद्रशेखर बाबू जी, मतलब मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी, आप तो प्रोफेसर भी हैं, जंतु विज्ञान के हैं, जूलॉजी सब्जेक्ट के, बहुत सारे बच्चे जूलॉजी बोलते हैं बिहार में, पता नहीं आप अपने यहाँ जो पढ़ाते थे उस समय उनको जूलॉजी बोलना सिखाया कि जूलॉजी ही बोलते हैं। खैर वो बात छोड़िए, हम कह रहे हैं कि फिर तो आप फिर रोइएगा कि हमारे यहाँ तो हाई स्कूल में इंटर के अंग्रेजी की और आपके फिर से साइंस की और मैथ की सीट खाली रह जाती है, ठीक है ना। तो आपको एनसीटी के नियम के तहत मैं बता रहा हूँ कि अगर एनसीटी ने कहीं भी ऐसा लिखा हो तो मैं देखना चाहता हूँ। मेरे देखने के दरमियान में तो नहीं आया कोई भी राज्य सरकार खुद अपने द्वारा किसी भी पात्रता परीक्षा यानी प्रोफेशनल पात्रता परीक्षा के नियमों का निर्धारण राज्य सरकार स्वतंत्र नहीं है। उसकी पात्रता के सभी प्रोफेशनल पात्रता के, यानी कि जैसे क्या हुआ, आप 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए, बीटीसी होनी चाहिए, प्लस सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए, यानी 1 to 5 का होना चाहिए। ये सभी निर्धारण कौन करता है? एनसीटी। बाकी सब एज है, ये है, वो है, सारा राज्य सरकार का मसला है, आरक्षण वगैरह सब उसका मसला है। लेकिन जो प्रोफेशनल पात्रता परीक्षा है, यानी कि अगर 6 to 8 में होना चाहते हैं तो बीए हो, बीएड हो, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई किए हो, आपके यहाँ का बीटेट 2 क्वालिफाई किए हो, तो वो भर सकते हैं। तो इसका निर्धारण तो एनसीटी करती है। एनसीटी के द्वारा आपको परामर्श करना पड़ता है, उसके दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। और वो भी कैसे? जब कोई सरकार अगर टिकट नहीं करा रही हो तो उसको कोई भी प्रावधान बदलने के लिए हो, पात्रता में सुझाव लेना हो, तो एक नोडल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना होता है, उस समिति के द्वारा कर सकता है। लेकिन एनसीटी ने अपने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य सरकार को जो पात्रता के नियम बनाए गए हैं उसको रखते हुए बाकी अन्य जो परिवर्तन करना चाहे वो कर सकते हैं। तो एनसीटी ने
मार्च अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई वाली है ये 2020 वाली, उसमें कहा है कि भाई हाई स्कूल और इंटर के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। तो अभी सुझाव मांग रहे हैं वो लोग। इस सुझाव मांग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक हुआ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कहीं किसी राज्य में हुआ हो, कोई राज्य कराता हो तो फिर वो मुझे आप लोग यहाँ बता सकते हैं। तो सुझाव मांगा गया, इसका मतलब है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो अगर सरकार से कहीं से दिमाग से कहीं लगा करके अगर डॉक्यूमेंट हासिल करें कि यह जो स्टेट पेपर 1, 2 2012 और 2019 में कराया गया है, या बारी बारी से कराया गया है, कॉमर्स का कराया गया है, तो यह क्या एनसीटी के संज्ञान में कराया गया है। अगर इसका डॉक्यूमेंट उनके पास मिल जाता है तो अगर कराया होगा तो ऐसा तो डॉक्यूमेंट जरूर होगा, तो बिहार सरकार साझा करेगी पूरा अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अपने वेबसाइट पे। नहीं कराया होगा तो मेरे शिक्षक नियोजित वाले जो शिक्षक भाई हैं उनके लिए एक यही कागज़ काम कर जाएगा कि सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा कि अगर स्टेट 1 और स्टेट 2 पेपर हाई स्कूल और इंटर के लिए अगर इन्होंने स्टेट कराया है तो यह पात्रता परीक्षा नहीं है तो क्या है। अगर एनसीटी ने कहा है कि नहीं भाई हमसे रिकमेंडेशन नहीं लिया गया था, और ये भी कह दे कि बिहार जो भी राज्य सरकारें हैं वो अपना स्वतंत्र हैं कि भाई पात्रता परीक्षा करा सकती है, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर पात्रता परीक्षा का नियामक जो मुख्य आदमी है वो अगर एनसीटी है तो इनको सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि स्टेट 1 और स्टेट पेपर 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा या किस प्रकार से इन्होंने कहा, और यह भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर इन्होंने नहीं लिया होगा परामर्श, एनसीटी ने ज़बरदस्ती कराया होगा, तो फिर क्या है, यह जवाब देना पड़ेगा कि फिर यह है क्या मेरे हुजूर। तो वहाँ हुजूर क्या जवाब देंगे कि इतने सारे लाखों लोग कैंसिल नहीं ना करेंगे भाई साहब, तो क्या करेंगे इसको, यह सरकार क्या करेगी कि भाई साहब अगर ऐसा होता है तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे अभी तक डॉक्यूमेंट जितना दिखाई दिया है उसमें हाई स्कूल इंटर के लिए एनसीटी ने प्रावधान नहीं बनाया है। तो फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास हो तो साझा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पूरे सर्च में नहीं मिला है। तो क्या है, सरकार बोलेगी कि भाई चलिए इतने सारे शिक्षक से तो नहीं लड़ेगी ना, तो क्या करेगी कि यह चयन परीक्षा ही थी। और सरकार अगर चयन परीक्षा कराई है, क्योंकि पंचायती राज ने तो स्टेट पेपर 1, 2 नहीं ना कराया भाई साहब, यह तो राज्य सरकार ने कराया है, और उसको भेजा है, सुझाव दिया है पंचायती राज व्यवस्था को भाई कि स्टेट पेपर 1, 2 के माध्यम से और बीटेट 1 और 2 के माध्यम से अपने यहाँ बहाली कीजिए, क्योंकि राज्य सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जो नियोजन प्रणाली रही है एकदम ना 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 ना, वो स्वायत्त संस्था है पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन वह किसके आधार पर चलती है, राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर। तो राज्य सरकार जब जवाब देगी कि भाई साहब जो हम बिहार विद्यालय शिक्षा समिति के आधार पे, जो प्रशांत किशोर जी अभी हैं, तो उनके आधार पे जो हमने स्टेट पेपर करवाए थे और बीटेट पेपर करवाए थे, और ख़ासकर क्योंकि स्टेट की बात हो रही है, बीटेट 1, 2 तो मान्य है ही क्योंकि उसका तो शो है एनसीटी पे, लेकिन स्टेट पेपर 1 यानी हाई स्कूल के लिए और स्टेट पेपर 2 इंटर के लिए जो कराई गई थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से परीक्षा, वह क्या है, उनको बोलना पड़ जाएगा कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहिए, तो उन लोग पे लानत आएगी, लेकिन उनकी गलती है तो उसको क्या करेंगे, तोपेंगे, क्या कहेंगे कि भाई यह शिक्षक चयन परीक्षा ही थी। और जब राज्य सरकार ने अगर वो परीक्षा लिया है तो राज्य सरकार ही अगर कह रही है कि चयन परीक्षा ही है, वो शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, तो आपके राज्यकर्मी का दर्जा ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सुझाव है, मुझे लगता है कि यह सफल हो सकता है। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है अभी 20-25 दिनों के अंदर में, इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं हमने, तो अगर आप ये कहीं से कागज़ उपरा लें कि एनसीटी के द्वारा नहीं या अपने के द्वारा इन्होंने अगर स्टेट पेपर 1, 2 कराया है, तो इनको प्रूफ करना जाए, इनको यह कहना पड़ जाएगा कि भाई यह पात्रता परीक्षा अगर नहीं है, एनसीटी अगर मना कर दे, तो हाई कोर्ट से अगर जाएंगे आप लोग, सुप्रीम कोर्ट से, तो यह उसको कुछ ना कुछ बोलेगी ना भाई। इतने दिन से आप लोग पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को तो बाहर निकाल के फेंक नहीं देगी, तो क्या करेगी कि भाई स्टेट को यह कुछ निकाल के मंत्रिमंडल में कुछ अध्यादेश निकाल के बोलेगी कि भाई साहब कि वह हमारे गलती से हुआ और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम चयन परीक्षा ही मानते हैं। तो फिर हो गया, आप जितने भी नियुक्त हुए हैं तो आपको बिना लड़ाई करे ही राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि चयन परीक्षा बोले और उसी के तहत आपकी बहाली हुई है। तो फिर क्या है, नियमावली के तहत सारे पंचायती राज व्यवस्था की नियमावलियों को समाहित करके ख़त्म कर दिया गया। तो इस नियमावली में अगर उसी पात्रता परीक्षा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो चयन परीक्षा अगर हो गई तो आप राजकर्मी हो गए ना। तो जितना अभी दिमाग में आ रहा है मैंने आप लोग से साझा किया, और यह मैं बिल्कुल
आप कहीं से भी इस चीज़ों को चेक कर सकते हैं। आमिर सुबहानी जी के भी लिंक को अभी 2 घंटे 1.5 घंटे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात बताया, तो उसको भी मैंने साझा किया। क्या क्या कमियां हैं, अभी संशोधन हो सकता है। ठीक है, अगर मेरा कहना है कि अगर बच्चे अगर एनसीटी से अगर डॉक्यूमेंट्स मांग लें तो नियोजित शिक्षक कोई बहाली नहीं होगा। जो सामान्य जो बीएड है और जो सामान्य जो पीजी और स्नातक डिग्री रखते हैं वो भी 9, 10th के और 11, 12th के फॉर्म भरने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि एनसीटी के द्वारा केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा होती है, नवोदय विद्यालय की परीक्षा होती है। आपके यूपी में, आपके झारखंड में, कहीं भी किसी राज्य में जब टीजीटी यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा होती है और आपके 10+2 की इंटर की परीक्षा होती है, उसमें आप ध्यान से देखे होंगे एलिजिबिलिटी क्या रहता है। पीजीटी के लिए पीजी प्लस बीएड और टीजीटी के लिए क्या रहता है, स्नातक और प्लस बीएड। कहीं भी आपने पात्रता परीक्षा की बात नहीं रखी होगी। तो यह भी संशोधन देखिएगा होना चाहिए, ये तो खुद हो जाना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो एक और उपाय हो सकता है संशोधन करके, ये करना ही पड़ेगा। अगर अच्छे से जांच कर दिया जाए तो ये करना ही पड़ेगा इनको कि सभी बीएड वाले बच्चे, तब यह मौका हो सकता है कि आपके यहाँ फाइट तब बढ़ेगी। बढ़ेगी कैसे, क्योंकि बाहर राज्य के स्टेट वाले तो क्वालिफाई हैं नहीं, तब यहाँ फाइट बढ़ेगी। बाहर राज्य वाले भी आ जाएंगे, आपके यहाँ के बहुत सारे जो पढ़ने लिखने वाले चाहे जो ऐसे बच्चे हैं सबको अवसर रहेगा कि एमएससी और बीएड है तो साइंस में जा सकता है, मैथ में जा सकता है, वो इंग्लिश में भर सकता है फॉर्म, या वो काम कर सकता है। ठीक है, तो यह आपको संशोधन करना ही पड़ेगा। एक कर सकते हैं, आप दिमाग में दिमाग लगाना चाहते हैं तो आपने, मैंने देखा था अभी इसी 15-20 में ही मैंने सारे डॉक्यूमेंट सर्च किए हैं, तो उसमें देखा था कि जो नियोजन बहाली होती थी उसमें एस्टेट के अलग अलग नंबर पे, जबकि अगर ये फंसना चाहें तो फंस सकते हैं। क्या है कि एस्टेट या सीटेट जो होता है वो शिक्षा शास्त्र की भाषा में क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंदर में आता है। यानी क्या होता है कि टेट में यानी सीटेट में कोई पास होता है या फिर पास नहीं होता है। ठीक है ना, क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड होता है, उसमें कोई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, या तो आप पास हैं या तो फेल है। लेकिन नियोजन प्रक्रिया में राज्य सरकार अपने शक्ति का प्रयोग शायद की होगी, उतना मुझे उसे आइडिया नहीं है, लेकिन यह पूरा नियम है नियोजन प्रक्रिया का। जो नियोजन बहाली होती थी उसमें क्या है कि एस्टेट का 130 नंबर वाले को इतना अंक मिलेगा, 120 वाले को एस्टेट में जो या बीटेट में जो 120 लाया होगा उसको 110 लाया होगा, उसको 100 नंबर लाया होगा, तो उसको कुछ कुछ नंबर जो है अतिरिक्त मिलते थे, अतिरिक्त। तो ये भी हो सकता है कि क्या है कि आपके यहाँ का एस्टेट का अगर बचाव का आप करना चाहें, एस्टेट का बचाव करना चाहें तो उनके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एस्टेट जो क्वालिफाई किया होगा उनको 2 नंबर 4 नंबर जो जैसा आप नियोजन प्रक्रिया में देते थे वैसा आप मैंने विशेषाधिकार से कर सकते हैं। लेकिन यह ओपन कर देंगे क्योंकि एनसीटी ने कहा है कि हाई स्कूल के लिए और इंटर के लिए क्या है, स्नातक या परास्नातक उसके साथ बीएड होना चाहिए और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। संशोधन आपकी पूरी नियमावली जो है ना वो बदल जाएगी। आप लोग सरकार में हैं, शिक्षा विभाग का वो भी बताइए, शिक्षा विभाग का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ होता है, ऊपर से इस बार के शिक्षा मंत्री जो हैं वो तो खुद प्रोफेसर हैं भाई साहब, तो क्या किया जाए, रोया जाए कि मतलब बताइए, खुद टैलेंटेड बात कहते हैं। आखिर जब इसकी नियमावली बन रही होगी तो ज़रूर उनसे वो उसको पढ़े होंगे, फिर उनका विवेक जो होगा वो जिसके आयाम जो होगा वो वहाँ तक तो पहुँचा ही होगा कि अरे भाई ये कमी है, क्योंकि खुद शिक्षक रहे हैं ना। तो अलग अलग समय में जो यूजीसी के डॉक्यूमेंट आते होंगे, ये सब आते होंगे तो रेगुलर पढ़ते होंगे क्योंकि जागरूक इंसान है, क्योंकि उन्होंने टैलेंटेड की, देखिए जागरूक इंसान ही टैलेंटेड लोगों को खोजता है। ठीक है, तो या फिर न्याय की बात करता है कि सबके लिए ओपन किए, तो सबके लिए ओपन तो कर ही सकते हो, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक जागरूक इंसान देखिए कितना यूजीसी का डॉक्यूमेंट पढ़ते होंगे, एनसीटी का डॉक्यूमेंट पढ़ते होंगे। तो नियमावली बनी तो भाई साहब कहाँ रह गए थे, मतलब कि अभी तक 8 संशोधन हो गया, अभी बहुत संशोधन हो गए इसमें। ऐसा ना हो कि यह क्या है कि बिहार शिक्षक बहाली संपूर्ण संशोधन नियमावली, ठीक है, बिहार शिक्षक बहाली संपूर्ण संशोधन नियमावली 2023 करके ना आ जाए। उम्मीद है कि मैंने अपने सारे पक्ष बिल्कुल अच्छे से रखे होंगे, और अगर ये आप लोग तक पहुंचता है, इस बात को समझ में आती है, तो मेरा प्रयास सफल रहा होगा। और मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि जो आपके सामने हो रहा हो वो आपके साथ साझा करूँ। ठीक है,
धन्यवाद।